नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। संवाद के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव मात्र बिहार के चुनाव नहीं रह गए हैं, बल्कि बिहार के विकास की यात्रा के साथ वो देश की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेंगे। ऐसे में बिहार में क्या है नीतीश कुमार जी के वादे और उनके इरादे, जानने के लिए खुद हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी, संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा, ये चुनाव न केवल बिहार के चुनाव हैं, बल्कि देश की राजनीति को भी पूरी तरह प्रभावित करें। शायद ऐसे विधानसभा चुनाव एक लंबे समय में कभी नहीं देखे गए होंगे। आपको ये भार महसूस हो रहा है? देखिए, बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, बड़ा राज्य है, तो यहाँ के और इस वर्ष इन दिनों कोई दूसरी जगह चुनाव नहीं है, तो इसके चलते बिहार के चुनाव पर लोगों की निगाहें हैं। वैसे पिछली बार भी जब चुनाव हो रहा था तो उस वर्ष तो कोई और चुनाव हुआ ही नहीं था, इसलिए बिहार के चुनाव की चर्चा तो होती है नहीं था, इसलिए बिहार के चुनाव की चर्चा तो होती है। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में दिलचस्पी बिहार के बाहर के लोगों की भी है, ये दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, मीडिया के लोग, अगर सिर्फ नेशनल मीडिया के आए तब तो वह स्वाभाविक लगता है, लेकिन रीजनल मीडिया से भी विभिन्न प्रांतों के लोग आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि आखिरकार उनके जो पाठक हैं, उनके जो दर्शक हैं, उनमें इस बात को लेकर उत्सुकता है। इसलिए ये तो पता चलता है कि बिहार में बिहार के चुनाव के प्रति लोगों की दिलचस्पी है। क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो गए? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई बात मैं नहीं मानता हूं। बिहार में हम लोगों ने काम किया है और बिहार के चुनाव की अहमियत है हम लोगों के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का या माननीय प्रधानमंत्री जी का, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मानव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैंप कर रहे हैं, केंद्र के अनेक मंत्री महीनों से निरंतर बिहार का दौरा कर रहे हैं, कोई न कोई कार्यक्रम में भाग लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मीडिया में जगह ऑक्यूपाई करते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी, हालांकि लोकसभा के चुनाव में बिहार ने उनको बड़ा समर्थन दिया, 40 में से 31 सीटें उनको मिली, लेकिन 14 महीने तक बिहार नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद वो निरंतर लगातार आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी काफी जगहों पर उनकी यात्रा होती है। यानी अमूमन वैसे तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में पहले भी आते रहे हैं, कोई बिहार की ही बात नहीं, अन्य जगहों की बात है। लेकिन इस बार जिस ढंग से लोगों की चुनाव यात्राएं हो रही है, उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके लिए ये जीवन और मौत का सवाल है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके राजनीतिक करियर के लिए ये एक माइलस्टोन होगा, या आपके राजनीतिक करियर के लिए या तो इस पार या उस पार वाली बात है? देखिए, हम लोगों के लिए भी बहुत ही महत्व है इस चुनाव की, इसकी अहमियत है, लेकिन हम लोग बिल्कुल सहज ढंग से इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये न के न प्रकार न बिहार का चुनाव जीतना चाहिए, यानी बिहार उनके हाथ में आए, बिहार की में वो सत्ता में आए। तो इस इरादे के साथ पूरी ताकत उन्होंने लगाई है। तो इसके चलते भी क्यूरियोसिटी देश भर में पैदा हुई है और हम लोग तो स्वाभाविक तौर पर इस चुनाव में सक्रिय हैं। हमारे लिए तो इसका बहुत ही महत्व है। आखिरकार हम लोगों ने काम किया है, फिर लोगों के बीच में जाना है, तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है ही। लेकिन उससे ज्यादा जो माहौल इस प्रकार का बना है, उसके पीछे भाजपा है। भाजपा ने इसको जिस तरह से इस चुनाव को लिया है, तो उसके चलते इस पर देश भर के लोगों की दिलचस्पी है। अगर प्रधानमंत्री जी बिहार का चुनाव हार जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा फेस लॉस होगा? नहीं, आप अगर अपनी प्रतिष्ठा को जिस हद तक जोड़ेंगे किसी चीज से, स्वाभाविक है कि सेटबैक भी उतना ही लगेगा।
अगर वो सहज ढंग से लेते तो स्वाभाविक तौर पर भी कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो चुनाव लड़ती है, जनता फैसला करती है। लेकिन इस चुनाव को जिस ढंग से लोगों ने लिया है और जिस ढंग से वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं लोग और बार बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इतने लोग आकर एक ही तरह की बात, तो इससे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास है कि अगर बिहार का चुनाव वो नहीं जीते तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली के चुनाव में जो भाजपा की हार हुई, बुरी हार हुई, तो इसको वो रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र में चुनाव में हार और जीत को इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए जिस प्रकार से इन लोगों ने लिया है। तो ऐसा लगता है कि अब बिहार पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर दिया कि चलो दिल्ली में हारे तो बिहार में जीते, इसके बाद फिर एक के बाद दूसरा चुनाव है राज्यों का। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि केंद्र की सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी अकेले का बहुमत है, सहयोगियों को मिलाकर एक बड़ा बहुमत है, और फिर ये प्रवृत्ति कि एक के बाद सब राज्य हम चुनाव जीते, ये प्रवृत्ति कोई बहुत अच्छी, ये शुभ लक्षण नहीं है लोकतंत्र के लिए। और इसका परिणाम क्या है? लोग जो भारत सरकार के जिम्मे काम है, केंद्र को जो करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अनेक विदेश यात्राएं और फिर देश के अंदर चुनाव, तो आखिरकार 17 महीना बीत गया। इस 17 महीने में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर काउंटर प्रोडक्टिव तो उनके लिए होगा। आपको क्या लगता है, आपके लिए ये कहा जा रहा है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, कि आपने बीजेपी के साथ नाता इसलिए तोड़ लिया क्योंकि नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षाएं जग गई, वो सेक्युलर दलों के नेता बनना चाहते थे और उसके साथ वो देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की उनकी ललक। देखिए, इसकी बात तो लोग 2013 से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का जो अलायंस था वो पुराना था। 96 से ही हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ, चल रहा था। बहुत जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो चल रही थी, केंद्र की सरकार में भी रहे, आदरणीय अटल जी की सरकार में हम लोग, हाँ 1996 में जो 13 दिन की सरकार थी उसमें हम लोग शामिल नहीं, उसमें हम लोगों की पार्टी समता पार्टी थी। बाद में जनता दल यू इसका नाम हुआ। 98 से हम लोग सरकार में रहे, तो एक लंबा, और फिर बिहार में भी सरकार बनी, मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कुछ बुनियादी बातें थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का तालमेल कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 एलआई थे, शिवसेना और अकाली दल। इसके बाद समता पार्टी का अलायंस हुआ उनके साथ या तालमेल हुआ। इसके बाद और कई दलों का सहयोग उनको मिला, केंद्र की सत्ता में आए। फिर वो केंद्र की सत्ता से हटने के बाद फिर बिहार में जब साथ मिलकर चुनाव लड़े तो यहां 2005 से सरकार बनी। तो आखिरकार जो आधार था हम लोगों के साथ मिलने का, कुछ ऐसे विषय कि साहब जो विवादित मुद्दे हैं उसको अलग रखा जाएगा। और हम लोगों ने देखा कि आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही थी तो इसका पालन किया गया। कालांतर में यह देखा गया कि जैसे जैसे एक नए नेतृत्व को सामने लाने की बात हुई और उसमें बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं थी, और इन सब बातों पर हम लोगों ने पूरे तौर पर अपनी बात रखी। 2013 में जब अलग हो रहे थे उस समय भी ये सारी बातें की गई, लेकिन मसला उसका नहीं है। एक पार्टी के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोगों की अपनी सीमा है, हम आखिर किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं। सबको मालूम है जिस ढंग का वातावरण था, चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने एक स्टैंड लिया। तो इसके पीछे एक महत्वाकांक्षा को जोड़ना, ये तो एक जिसको कहिए कि ऐसी मानसिकता है जो संकुचित मानसिकता का ये द्योतक है।
कि हर सामने वाले को अपनी तरह आप सत्ता लोलुप मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सत्ता ज्यादा निकट थी उस अलायंस के माध्यम से, उसकी परवाह तो थी नहीं। हम लोगों ने अपने मुद्दों के हिसाब से अपने निर्णय पर लिया और हमारी पार्टी के नेशनल काउंसिल में डिसीजन हुआ, बिल्कुल, तो हम लोग अलग हुए। लेकिन ये कहना कि महत्वाकांक्षाएं थी, इसमें कोई दम नहीं। अब यहां आकर के इनके नेता बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं, इन दिनों बोल रहे हैं मेरे बारे में कि साहब ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। भाई ऐसी तो कोई ख्वाहिश थी नहीं, लेकिन बहरहाल बताइए, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश होना कोई अपराध तो है नहीं। अगर उनकी बात 1 मिनट के लिए तर्क के लिए मान लिया जाए तो ये कोई अपराध है क्या? कोई अपराध तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल बात ही नहीं हुई। आप इसका मतलब स्पष्ट है कि उनके पास हम लोगों के ऊपर कहने के लिए कुछ नहीं, तो इस तरह की ऐसी बातें करते हैं जो हास्यास्पद है। आपके लिए वो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी उस दिन को भूल गए जब जॉर्ज फर्नांडिस उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते थे और आडवाणी और अटल जी जैसे नेताओं ने मनाया कि नीतीश कुमार जी को सीएम के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। नहीं, जरा करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखिएगा, मुख्यमंत्री तो 2000 में भी जब सरकार बनी, भले ही वो 7 दिन की सरकार बनी, आप थे, तो सब लोगों ने मिलकर के 2005 में, अरे ये कोई मांगने थोड़ी गया था, ये तो प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के लेवल पर मीटिंग हुई, मुझे तो मालूम भी नहीं था। वहां बातचीत होते होते ये हुआ, वो सबको मालूम था कि इसमें संभावना कोई न के बराबर है। तो खैर वो एक अलग प्रश्न है। 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ, कोई नेता घोषित नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सोचा कि नेता घोषित होना चाहिए, ये उन लोगों का प्रस्ताव था, सही है। लेकिन जनता दल यू में जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिसके नेता थे, तो इसमें कोई विवाद थोड़ी था, कोई क्लेमेंट तो था नहीं। उन लोगों की तरफ से प्रस्ताव आया, तो एक प्रस्ताव आया, तो ये तो चुनाव की रणनीति के तहत उन लोगों को ऐसा लगा कि नेता घोषित करने से बेहतर होगा, इसके परिणाम आएंगे, और वो दिखाई भी पड़ा। फर्स्ट फेज में हम लोग पीछे थे, 3 फेज में चुनाव हुआ था। सेकेंड फेज के पोलिंग के 1 आध दिन पहले ये बात आई, तो सिंक नहीं कर पाई, लेकिन उसमें थोड़ी स्थिति इंप्रूव थी। और थर्ड फेज में जब ये बात प्रकट हुई थी, तो हम लोगों को थर्ड फेज में क्लियर मेजॉरिटी था, हंग असेंबली आई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। 2005 के अक्टूबर-नवंबर का चुनाव हुआ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई, जिसको कहिए कि अस्पष्टता नहीं थी, स्पष्ट था कि क्या होना है, तो हुआ। आपके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि महागठबंधन नहीं है, मैं प्रधानमंत्री के शब्द कोट कर रहा हूं, महास्वार्थ बंधन है। आप उन लालू यादव के साथ हो गए जिसके जंगल राज को चुनौती देकर आप यहां तक पहुंचे। अरे भाई, ये तो एक ऐसी बात है कि उस कसौटी पर उनके गठबंधन को कसा जाए तो क्या कहा जाएगा। अब उनके साथ कौन है? श्री रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी आदरणीय अटल जी की सरकार में मंत्री थे। नहीं, वो सब सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। सब सरकार में सिंह से शुरू करिए। नहीं, उस सरकार की बात करते हैं, और उन्होंने इस्तीफा दिया और इस बात को प्रचारित किया, इस्तीफा चाहे जिस कारण से दिया हो, लेकिन उनका स्टैंड यही था कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसके चलते वो छोड़ रहे। हालांकि गुजरात में जो घटना घटी थी वो राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेवार थी, केंद्र सरकार तो जिम्मेवार थी नहीं। केंद्र सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री थे अटल जी ने, उन्होंने तो जाकर वहां तक कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। हम लोगों का विश्वास तो अटल जी पर था, लेकिन उस समय सरकार से हटने के बाद यह कहना कि गुजरात के दंगों के कारण हम सरकार से हट रहे हैं, और वही व्यक्ति साथ में आते हैं, ये कैसा सिद्धांत का समझौता है? यह अवसरवादी समझौता है। अच्छा, नंबर 1,
नंबर 2 दूसरे इनके एलआई हुए हैं, कौन है? जीतन राम मांझी जी। मांझी जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने, सामने बैठे हमारे। तो जब हमने उनको बनाया तो क्या क्या बोलते थे ये लोग? कुछ ही चीजों को याद कराना चाहते हैं। बीजेपी के जितने नेता हैं उन्होंने मांझी जी के बारे में जितने वक्तव्य दिए या मांझी जी ने जो भी वक्तव्य दिए, और हर चीज के लिए सफाई मुझसे मांगते थे। खरमास होता है। तो यहां तक बीजेपी के लोगों ने कहा कि जब तक मांझी जी हैं मुख्यमंत्री तब तक बिहार में से खरमास खत्म नहीं होगा। और अचानक जब जेडीयू में और जेडीयू के साथ जो सरकार का समर्थन देने वाले दल थे, आरजेडी, कांग्रेस, सब लोगों को यह लगा कि ये जो काम कर रहे हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। ये धीरे धीरे ये बात सब लोगों के मन में बैठ गई। मैं तो तैयार ही नहीं था, लेकिन अंतोगत्वा तैयार होना पड़ा। जो पार्टी है और जो हम लोगों के साथ सब लोगों की राजनीति थी, तो ये बात हो गई। जो हम लोगों के साथ सब लोगों की राजनीति थी, तो ये बात हो गई कि साहब हटाना पड़ेगा। तो ये बनाया हम लोगों ने, उनके खिलाफ लगातार आप बोलते रहे, और हटाने के बाद अचानक उनसे आपकी सिंपैथी हो गई, जबकि ये बात जग जाहिर हो गई थी कि बीजेपी के साथ उनका तालमेल बैठ चुका है, बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंतोगत्वा किसी पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं? जो अगर बनाएगा वो कोई मैंडेट से बने थे, कोई चुनाव से बने थे। बनाया तो पार्टी था ना। तो हम बता रहे हैं कि पार्टी ने कोई चुनाव किया था क्या? पार्टी के लोगों का मुझ पर विश्वास था, लोगों ने बहुत कहा मत छोड़िए, हमने कहा कि नहीं, और तो लोगों ने ऑथोराइज किया अंत में कि आप जिसको बना दीजिए। मैंने बना दिया। अब साहब जब एक सीमा को क्रॉस करके आप राजनीतिक विरोधियों के साथ मिल जाए तो हटाना पड़ेगा। हटा दिया गया तो रातों रात उनके हिमायती बन गए। और अब यहां तक कहते हैं मेरे ऊपर कि साहब इनके साथ जो किया उससे हम लोग बड़े मर्माहत थे। प्रधानमंत्री ने तो मंच पे पूछा कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं नीतीश कुमार पर? तो उन्होंने कहा नहीं। उल्टी बात, अब कोई विश्वास कर सकता है क्या किसी पर कि पूरी ताकत दे दे, सब कुछ दे दे, और जो पार्टी दे उस पार्टी के खिलाफ आप राजनीतिक रूप से काम करें? तो ये कौन विश्वास करेगा? लेकिन बहरहाल इतनी संपैथी, और हमने जब बनाया था तो हमने तो कभी नहीं कहा कि महादलित होने के कारण बना रहे, लेकिन कहा गया। और जब हटे तो हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि एक महादलित को हटा दिया, अपमानित किया, क्या क्या नहीं, पीठ में छुरा भोंका। भला बताइए, हमने बनाया तो हम कैसे पीठ में छुरा भोंके? भाई हटाना पीठ में छुरा भोंकना नहीं होता। लेकिन ये सारी बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी सिंपैथी है, इतना दर्द है, इतने मर्माहत है, तो फिर एनडीए का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्यों नहीं बना दिया उनको? आप जब इतने उनसे प्रभावित थे और इतने मर्माहत है, तो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए जो हम लोगों के बारे में ताबड़तोड़ बगैर किसी मर्यादा के खूब बोले। तो आप इसके लिए तो समझौता किस बात के लिए? कहां तो खरमासी खत्म नहीं हो रहा था, कहां आपके प्रिय सहयोगी और साथी हो गए। सर एक सहयोगी कैसे हैं? बीजेपी के दफ्तर में बैठकर, उस समय तो ये मांझी जी वाली पार्टी का जो भी नामकरण हुआ, हम नामकरण हुआ हो, वो उस तरह से आई नहीं थी, एक और पार्टी है। तो साहब इन लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में बैठकर कानून ने अपना काम किया था तो छाती तोड़ने तक की बात कही, और उनको प्रधानमंत्री जी सभा में कहते हैं मेरे प्रिय मित्र, तो वे किन चीजों को बढ़ावा दे रहे? ये बड़ा भारी सिद्धांत का गठबंधन है क्या? उनका किस प्रकार का गठबंधन? यानी जो लोग भी हम लोगों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आग उगल सके, अनाप शनाप आरोप लगा सके, वैसे सब आपके लिए प्रिय हैं। तो इसमें सिद्धांत तो है नहीं, यह भी तो एक प्रकार का स्वार्थ है।
तो दूसरे लोगों को कहना या पार्टी के बारे में, आरजेडी के बारे में कह दिया, रोजाना जंगल राज का डर, जेडीयू का भी कुछ नाम दिया। भाई ये करने की क्या जरूरत है? ये क्या स्तर है राजनीति का, लोकतंत्र में? जो भाजपा के खिलाफ वोट था वो दो हिस्से में बंट गया। उस चुनाव के तुरंत बाद ये चारों तरफ से आवाज उठने लगी, सभी दलों के अंदर ये बात होने लगी, हम लोगों की पार्टी के अंदर भी ये चर्चा होने लगी कि सबको मिलकर। आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आपने भी इसी तरह का गठबंधन किया है। आपने लालू यादव के खिलाफ एक लंबा राजनीतिक आंदोलन लड़ा चारा घोटाले के वक्त। आपने उनको चारा चोर कहा, ये कहते हैं वो। आपने उनको ये कहा कि लालू यादव जो हैं वो जंगल राज लेकर आ गए हैं बिहार के अंदर। आपने उनके खिलाफ एक लंबा 1 दशक से ज्यादा का संघर्ष किया और अब आप उनके ही साथ आ गए हैं सिर्फ कुर्सी के खातिर। नहीं, कुर्सी की बात नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का तालमेल था। हम तो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं अकेले सीपीआई के साथ, वोट का बिखराव हुआ। जो भाजपा के खिलाफ वोट था वो दो हिस्से में बंट गया। उस चुनाव के तुरंत बाद ये चारों तरफ से आवाज उठने लगी, सभी दलों के अंदर ये बात होने लगी, हम लोगों की पार्टी के अंदर भी ये चर्चा होने लगी कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। और उसी समय जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, हमने त्याग पत्र दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद राज्यसभा का उपचुनाव था। राज्यसभा के उपचुनाव में गंदा खेल खेला गया, खुले आम प्रलोभन देकर, और आज उसका परिणाम है कितने लोगों को उन्होंने बीजेपी का टिकट दिया। बीजेपी का टिकट दिया, ये क्या राजनीति सही है क्या? राज्यसभा के उपचुनाव में जितना गंदा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला गया, और उस परिस्थिति में अभी तुरंत हम लोगों ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये हम लोगों का दायित्व था। तो फिर इसके लिए लालू जी के बगैर सहयोग के तो संभव था नहीं, और उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन का भी ऐलान कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद जब मांझी जी की सरकार बनी तो उन्होंने खुद भी सुओ मोटो सपोर्ट किया। तो राज्यसभा के चुनाव में फिर हम लोग एक साथ इसका मुकाबला किए, परिस्थिति हम लोग जीते। उसका बाई इलेक्शन था, एक सरकार थी जिसको समर्थन भी दे रहे थे, और बाई इलेक्शन हुआ 10 जगहों पर, तो तालमेल करके हम लोग चुनाव लड़े। उसके परिणाम अच्छे आए, और बेहतर आते उसके परिणाम। वो थोड़ी बहुत जो भूल होती है उसके चलते, तो इसको लेकर एक पूरे बिहार में वातावरण बना। और आपने अभी कहा कि बिहार के चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, सबकी दिलचस्पी है। तो सब जगह लोग यही कहते थे कि अगर बीजेपी को चेक करना तो इसके लिए बाकी लोगों को एक साथ आना चाहिए। तो ये तो माहौल बना। और फिर लालू जी के साथ आपने जितनी बातें कही, कभी भी हमने जिसको कहिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे ऊपर चाहे जिन्होंने जब कभी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, हम नहीं करते। मैं आपको शब्दों का ख्याल रखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपके बारे में क्या कहा गया? आपके बारे में कहा गया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो मेरे नाम पर लगा रहे हैं, पहले एक चीज दूसरे के नाम पर लगाते थे। देखिए, फिर उन्होंने कहा कि आपके पेट में दांत हैं। लालू जी ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके पेट में दांत हैं। फिर उन्होंने तीसरा मुझे इंटरव्यू में कहा, जब मैं दूसरे न्यूज चैनल के लिए काम करता हूं, कि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उन्होंने क्या कहा वो एक अलग संदर्भ है, लेकिन जो संदर्भ है 2014 हम लोगों का एक निर्णय, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग होने का, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर उसके बाद की परिस्थितियां जिसको हम लोगों ने गिना दिया। और ऐसी स्थिति में वोट का जो बिखराव है वो नहीं होना चाहिए, वोट की एकजुटता होनी चाहिए। और फिर इसके बाद कि आखिरकार लालू जी किस पार्टी से आए, हम लोग किस पार्टी से निकले, वही जनता दल। उसके पहले लोक दल 2004 में अलग हुए। कुछ चीजों पर मुझे वो चीजें ठीक नहीं लग रही थी, तो हम लोग जॉर्ज साहब की लीडरशिप में अलग हुए।
अपना काम करते गए। सब लोग जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर एकजुट नहीं होंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ दे? हम लोगों को तो मालूम है किस तरह के आरोप लगेंगे। क्या बीजेपी के साथ हमारा तालमेल था? इसको स्वाभाविक माना जाता था क्या? इसको भी तो अस्वाभाविक माना जाता था कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि के हैं उसके बाद बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए था। तो तत्कालीन परिस्थिति के मुताबिक एक टैक्टिकल, जिसको कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये चल रहा था। तो आज की स्थिति में भी कई लोग बोलेंगे कि आखिरकार क्यों हुआ, लेकिन ये वक्त की मांग और पूरी स्थिति को देखते हुए लोगों का हर तरफ से, ये दोनों तरफ से, कोई एक तरफ से नहीं, हर तरफ से इस बात की आवश्यकता महसूस की गई और ये गठबंधन हुआ। और देखिए, इस गठबंधन में अंडरस्टैंडिंग है। हम लोगों के महागठबंधन में पूरी अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा कि कभी कोई विवाद आया, नंबर ऑफ सीट डिसाइड हो गया, ज्वाइंट रैली हुई, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी वो भी तय हो गया, कोई विवाद सामने नहीं आया। और फिर कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन एक साथ अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर, महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर हुआ। फिर साझा कार्यक्रम तक भी तैयार हो गया। हमने 28 अगस्त को अपने अनुभव के आधार पर 7 निश्चय का विचार रखा, सार्वजनिक किया, और ये देखते हुए कि आगे इसे जरूर लागू किया जाना चाहिए। और ये बात हमने कही अपने अनुभव के आधार पर, जो 9-10 वर्षों में हम लोगों ने काम किया और जो महसूस किया कि इसके आगे क्या होना चाहिए, पहले वाली तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हुए उसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, किया। पूरे अलायंस ने, ग्रैंड अलायंस ने, महागठबंधन ने आज बिल्कुल आपस में बैठकर एक जो साझा कार्यक्रम होता है उसको भी तय कर लिया। तो हमारे यहां तो कोई विवाद नहीं है, लीडरशिप का इशू तय कर दिया, हर एक चीज तय है। तो इसकी जो एकजुटता है और लोगों के बीच में जो एक अच्छा संदेश गया है, तो परेशान है। बीजेपी कर क्या रही है? निगेटिव कैंपेन कर रही है। हम लोग निगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे। हम लोग अपनी बात, अपने महागठबंधन की बात, और वो निगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, इस गठबंधन में अंडरस्टैंडिंग है। हम लोगों के महागठबंधन में पूरी अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा कि कभी कोई विवाद आया, नंबर ऑफ सीट डिसाइड हो गया, ज्वाइंट रैली हुई, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी वो भी तय हो गया, कोई विवाद सामने नहीं आया। और फिर कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन एक साथ अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर, महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर हुआ। फिर साझा कार्यक्रम तक भी तैयार हो गया। हमने 28 अगस्त को अपने अनुभव के आधार पर 7 निश्चय का विचार रखा, सार्वजनिक किया, और ये देखते हुए कि आगे इसे जरूर लागू किया जाना चाहिए। और ये बात हमने कही अपने अनुभव के आधार पर, जो 9-10 वर्षों में हम लोगों ने काम किया और जो महसूस किया कि इसके आगे क्या होना चाहिए, पहले वाली तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हुए उसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, किया। पूरे अलायंस ने, ग्रैंड अलायंस ने, महागठबंधन ने आज बिल्कुल आपस में बैठकर एक जो साझा कार्यक्रम होता है उसको भी तय कर लिया। तो हमारे यहां तो कोई विवाद नहीं है, लीडरशिप का इशू तय कर दिया, हर एक चीज तय है। तो इसकी जो एकजुटता है और लोगों के बीच में जो एक अच्छा संदेश गया है, तो परेशान है। बीजेपी कर क्या रही है? निगेटिव कैंपेन कर रही है। हम लोग निगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे। हम लोग अपनी बात, अपने महागठबंधन की बात, और वो निगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं उनके निगेटिव कैंपेन पर। हां, कुछ मसलों का उत्तर देना पड़ता। अब जैसे आप पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा, ये जरूरत हो जाती है। वरना अपनी तरफ से हम लोग निगेटिव कैंपेन नहीं चला रहे। प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से मैदान में इन लोगों ने उतारा, अब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, स्टेट लेवल पर उनका कोई लीडर
पहले से डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी का 17 महीने का क्या परफॉर्मेंस? विदेश यात्राएं हैं, बाकी कुछ घोषणाएं हैं, लेकिन 2014 के चुनाव के दौरान इन लोगों ने जितनी बातें कही, देखिए क्या किया था। एक ऐसा माहौल बन गया था कि बस हम आ जाएंगे और देश की तमाम समस्याएं हल हो जाएगी। और वायदे भी किए, ब्लैक मनी को लेकर, काले धन को लेकर वादे किए। और हमने तो पूरे बिहार में घूम घूम कर और दिल्ली में भी जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में हमने उनका ऑडियो टेप सुनाया, क्या बोल रहे थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, फिर इसके बाद मन की बात में क्या बोल रहे हैं। पहले तो कह रहे थे इतना पैसा है कि 15-20 लाख हर गरीब को मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे, और बाद में कहने लगे कि भाई पता ही नहीं है, न मुझे पता है न पिछली सरकार को पता था। तो फिर इस तरह से आपने कैसे माहौल बनाया? 15-20 लाख आज ये घर घर के चर्चा का विषय। किसानों के लिए क्या क्या वायदे किए? कहा कि जो किसान को लागत आती है फसल उपजाने में, उस पर 50% मुनाफा जोड़कर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करें। हुआ क्या? जितना हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होती थी, उतनी भी वृद्धि नहीं हो रही है। अब ये दाल की कीमत आसमान छू रही है। भाई आपका तो फेलियर है। और अभी बिहार में ही उन्होंने एक जगह कहा कि साहब हमने दलहन के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ाया? 75 रुपया पर क्विंटल। रेट क्या है? अरहर दाल का रेट क्या है? 175 रुपया प्रति किलो। और आप 75 रुपया प्रति क्विंटल किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत पकड़ लिया हमने आपका। पहली चीज ये कि आपने बिहार के लोगों के डीएनए सैंपल्स भेजे प्रधानमंत्री को, प्रतीकात्मक तौर पर जो उन्होंने बयान दिया था अपना बिहारी लोगों को लेकर, आपने बिहार अस्मिता के साथ उसको जोड़ा। क्या आपने और लालू जी ने भी वो डीएनए सैंपल अपने भेजे थे उनको? नहीं, हमारे बारे में तो कह रहे कि गड़बड़ है। तो मेरा तो मालूम है उनको कि गड़बड़, उनके पास तो रिपोर्ट होगा। आखिरकार प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मेरा डीएनए गड़बड़। तो मेरा डीएनए गड़बड़ है जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो मेरा तो सैंपल होगा ही। बिहारियों का सैंपल जा रहा है, बिहारी लोग अपना सैंपल भेज रहे हैं कि मिला लीजिए, जो हम लोगों का डीएनए है वही मेरे बारे में उनका भी डीएनए है। ये उसके पीछे इरादा, क्योंकि इससे बिहार वासियों को तकलीफ हुई है। ये लाखों की संख्या में डीएनए सैंपल लोगों ने भेजा है, वहीं पड़ा हुआ है। वो जो पोस्ट ऑफिस जहां से जाता है, सुनने में आया है कि वहीं पड़ा हुआ है। उसको तो रिसीव करके उसका जांच करा देना चाहिए था, तो वहीं पड़ा हुआ है। आप लोगों को चाहिए इस पर रिपोर्ट करना कि आखिर वो है कहां रखा हुआ है। पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ, तो वहां रखा हुआ, तो आखिर वहां क्यों? एड्रेस पर जाना चाहिए ना। अच्छा, आखिरी सवाल, अच्छा डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है एड्रेस पर डिलीवरी? ये जो नॉर्मल सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम है, उसमें तो एड्रेसी के पास जाएगा। अगर मान लीजिए कि एड्रेसी उसको रिसीव नहीं करेगा, तो वापस जो भेजने वाला उसके पास चला आएगा। अपना पोस्टल सिस्टम यही है ना कि आप किसी को पोस्ट करेंगे, अगर वो कहेगा कि नहीं हम लेंगे, तो आपके एड्रेस पर रिटर्न होगा कि भाई उसने लेने से मना कर दिया। यही सिस्टम है ना। तो भाई यहां से गया है डीएनए सैंपल, तो या तो उसको लीजिए, जांच कराइए, नहीं तो रिटर्न करते। तो ये क्या है भाई, जैसे बहुत चीजों पर चुप्पी, इस मामले पर भी गजब का स्टैंड है। यानी परेशानी है कहीं ना कहीं। 1 मिनट में कह देते कि मैं शब्द वापस लेता हूं, उनकी इज्जत बढ़ जाती। इतना अलर्ट रहना पड़ता है। लाखों सैंपल गए। अच्छा, इसके लिए हम पर अटैक करते करते बोले कि इनके सैंपल को कहा गया, पॉलिटिकल डीएनए को कहा गया। भाई सब कोई पॉलिटिकल डीएनए शब्द का इस्तेमाल था नहीं। मेरा डीएनए गड़बड़ है। इनके बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि नहीं बिहारियों का बहुत अच्छा, इनका गड़बड़। मतलब मेरे डीएनए के बारे में कहा जा सकता है ना। मैंने देश के प्रधानमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री का डीएनए गड़बड़ है ये कहें, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां ले जाना चाहते हैं देश की राजनीति को, सार्वजनिक व्यवहार को।
हम दुख होता है। आखिरी सवाल सर, वशिष्ठ बाबू ने अभी हाल में ही हमको एक इंटरव्यू दिया था और उससे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने सीरीज में बात करी। रामविलास पासवान ने कहा कि जो आपने डिनर कैंसिल किया था, प्रधानमंत्री तो नहीं थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त बीजेपी के नेता थे और नेशनल एग्जीक्यूटिव को जो डिनर कैंसिल किया था, वशिष्ठ बाबू का यह दावा था कि बीजेपी के कुछ नेताओं की सलाह पर ही आपने वो डिनर कैंसिल किया था। बीजेपी के नेताओं के कहने पर, इसमें और कोई नहीं है। सजद रिस्पॉन्सिबल हमारे मित्र सुशील मोदी जी, उनके चक्कर में हम पड़े। हम तो अपने विश्वास यात्रा पर थे। उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है, इस बीच में आप रहिए, कार्यक्रम हो। तो हमारे सहयोगी थे, हमने कहा इनकी इच्छा है तो हमने कर दिया। फिर वो घटना हुई और उन लोगों ने ही कैंसिल किया। हमारी तरफ से कुछ नहीं था, हमारी तो सारी तैयारी हो गई थी। तो अब सुशील जी के चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं। तो क्या ये सलाह सुशील मोदी की थी, उन्हीं का डिनर कैंसिल हो जाए? उन्हीं का उलझाया हुआ है, उन्हीं का सब कुछ उलझाया हुआ मामला। मैं क्या बोलूं। लेकिन अब ये आज 2010 के जून की घटना, 2015 के अक्टूबर में डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई, इससे इतना मर्माहत थे तो अलग हो जाते हम लोग उस समय। हमने तो कहा था कि भाई आप लोग फैसला कर लीजिए, 1.5-2 मिनट का रास्ता है यहां से राजभवन का। उसके बाद भी चुनाव साथ लड़े। तो उनके मन में कोई सोची समझी रणनीति के तहत कोई योजना थी, तभी तो ये किया। तो इसलिए ऐसे विषयों को बार बार उभार कर उसके बारे में कुछ कहना, लेकिन बेसिक सवाल कि आप इतने दुखी थे तो उस समय निर्णय लेना चाहिए था। इसका मतलब स्वार्थ, सोची समझी रणनीति, अभी ये करना है, इसके बाद दूसरा करेंगे, उस पर चल रहे थे लोग। और आज जो काम कर रहे हैं कि ये न केन प्रकार न बिहार पर कब्जा करें, लेकिन कामयाब नहीं। चलिए नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बता रहे थे कि पार्टी का जो उनके महागठबंधन का जो मुख्य एजेंडा है वो विकास को लेकर है और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि बिहार में एक बार फिर उनके महागठबंधन की वापसी हो।